हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपने सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो आई होप यू आर लाइकिंग these videos and it is going to help you a lot in examinations. Maybe you are not getting it now but एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगा। बस मेरे साथ रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। सो लेट अस स्टार्ट विद द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग हर एक एग्जाम में इसको पूछा जाता है, राइट। सो देयर इज अ ट्रिक ऑल्सो, वी विल सी दैट। ओके, सो शेड्यूल वन क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का? Name of the states and UTs and their territorial jurisdiction. Okay, it is one of the salient feature of the constitution that we were doing from yesterday. Okay, so schedule 1 क्या कहता है constitution का? Name of the states and UTs and their territorial jurisdiction के बारे में बात करता है. Okay, schedule 2 किस बारे में बात करता है? Provisions relating to एमोलमेंट्स एंड अलावेंसेस। एमोलमेंट्स एंड अलावेंसेस किस किस का? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं डिटेल में थोड़ा सा आजकल। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा का, लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों, स्टेट में प्लस यूनियन में, राइट। चेयरमैन प्लस डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों में ही, राइट। जजेस सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट दोनों का, एंड कैग, ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राइट। सो these are the positions where these provisions of relating to emoluments and allowances are being applicable, right। तो कौन कौन है? प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही है, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों ही है, प्लस कैग, ठीक है, याद रखना। देन कम्स शेड्यूल 3, जिसमें ओथ्स एंड अफर्मेशन है यूनियन प्लस स्टेट का। मिनिस्टर्स किस किस का है ओथ्स एंड अफर्मेशन? मिनिस्टर्स यूनियन प्लस स्टेट, एमपीज यूनियन प्लस स्टेट, एमएलएज यूनियन और स्टेट, और जजेस कैग, ये सारे के सारे मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलएज, जजेस एंड कैग, इनका ओथ्स एंड अफर्मेशन शेड्यूल 3 के अंडर है, राइट। शेड्यूल 4 में क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में जो सीट्स एलोकेशन होते हैं वो शेड्यूल 4 कहता है, राइट। शेड्यूल 4 क्या कहता है? एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा। शेड्यूल 5 क्या कहता है? प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जितने भी प्रोविजंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, एडमिनिस्ट्रेशन के दायरे में शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स का, वो शेड्यूल 5 कहलाता है, राइट। शेड्यूल 5 कहलाता है। शेड्यूल 5 प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ओके, टोटल कितने स्टेट्स हैं? टोटल 10 स्टेट्स है अपने इंडिया में। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ओके, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। आई विल लेट यू नो द ट्रिक ऑफ इट ऑल्सो इन दी कमिंग क्लासेस। ओके, आगे हम पढ़ेंगे। सो शेड्यूल 6 जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज के प्रोविजन के लिए जो ट्राइबल एरियाज है, इसमें क्या था? शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स था। इसमें ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजन है। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? आसाम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। सो इन ऑर्डर टू लर्न दिस, शेड्यूल 6 में जो है बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा भी है। एटीएम विदाउट मनी, एटीएम में मनी नहीं है, एटीएम में मणिपुर नहीं है। ओके, सो ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, मेघालय से मेघालय एंड मिजोरम, राइट। मिजोरम है, मणिपुर नहीं है। बहुत एग्जाम्स में मणिपुर को ऑप्शन दे देते हैं। सो विद दिस ट्रिक वी कैन उसको हम हटा सकते हैं। तो कर सकते हैं एटीएम विदाउट मनी, दैट इज एटीएम में मनी नहीं है तो मणिपुर नहीं है, ठीक है, याद हो गया। नाउ शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या कहता है? 3 लिस्ट बताता है कंटेनिंग सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन, स्टेट्स एंड कैन मेक लॉज, ठीक है। फेडरल प्रोविजंस, कंकरेंट लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट
एंड कंकरेंट लिस्ट, ये 3 लिस्ट शेड्यूल 7 में आता है। ओके, जो कि फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है, राइट, फेडरल स्ट्रक्चर को बताता है। नाउ कम्स यूनियन लिस्ट में क्या क्या होते हैं। इनिशियली 97 थे, अभी प्रेजेंटली 100 सब्जेक्ट्स हैं। इनिशियली कितने सब्जेक्ट्स थे? 97, अभी कितने हैं? 100 सब्जेक्ट्स, जिसमें डिफेंस, आर्म्स एंड एमिनिशंस, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, एयरवेज, इंटरस्टेट ट्रेड, हैंड कॉमर्स, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, लेबर एंड माइंस, सेंसस एक्सेट्रा, ये सब चीजें हैं। स्टेट लिस्ट में क्या क्या है? इनिशियली 66 थे, अभी प्रेजेंटली 61 है, कम हो गए हैं। यूनियन लिस्ट में बड़े हैं, स्टेट लिस्ट में कम हुए हैं। तो पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिमेज, लिक्वर, एग्रीकल्चर, फिशरीज, बेटिंग एंड गैमलिंग एक्सेट्रा, ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं। सारे नहीं लिखे हुए सब्जेक्ट्स, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं एंड विच द सब्जेक्ट्स कैन गिव अस एन आइडिया दैट इसमें क्या क्या हो सकता है, तो उस हिसाब से यूनियन लिस्ट में क्या क्या है ना, एटॉमिक एनर्जी, ये सब चीज़ें हैं। स्टेट लिस्ट में क्या क्या है? गवर्नमेंट, हेल्थ, पिलग्रिमेज, लिक्वर, ओके, एग्रीकल्चर, फिशरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें। पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, है ना, ये सब चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती है, जो कि पहले 66 था सब्जेक्ट्स, अभी 61 है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है? दोनों का अमलगमेशन, ओके, बीच में। इनिशियली इसमें 47 थे, अभी प्रेजेंटली बढ़े हैं, 52 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। ये बोथ स्टेट एंड सेंटर कैन मेक लॉज, दोनों ही स्टेट एंड सेंटर इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ऐसा कुछ हो कि यूनियन बना रहा है, स्टेट ही बना रहा है, तो दोनों का अगर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो फिर माना जाएगा किसका? यूनियन का माना जाएगा। तो ऑलवेज देयर विल बी अपर हैंड ऑफ यूनियन over state, so in concurrent list also examples के हैं marriage and divorce, insolvency and bankruptcy, okay, insolvency and bankruptcy, trade and labor disputes, electricity, education, okay, and weights and measures etc, है ना। सो ये सब है, मैरिज एंड डाइवोर्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, ट्रेड एंड लेबर डिस्प्यूट्स, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेट्स एंड मेजर एक्सेट्रा। रेजिडियरी लिस्ट क्या होते हैं? These subjects are not included in union, state, concurrent list. जो भी लिस्ट में जो जो पॉइंट्स हैं, जो जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो इन तीनों में लागू नहीं होते हैं, यूनियन हो या स्टेट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो, तीनों में ही नहीं आते हैं जो सब्जेक्ट्स, उनको हमने रेजिडरी लिस्ट में डाल दिया है। तो ये जो दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। पार्लियामेंट के ऊपर पावर है टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होता है कि who has upper hand or who has the power to legislate on the residuary subjects, residuary subjects पे किसके पास पावर है legislate करने का, राइट। जैसे कि हमने देखा यूनियन लिस्ट में यूनियन का पावर है, स्टेट लिस्ट में स्टेट का पावर है, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों का है, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो किसकी बात होगी? यूनियन की पावर शो होगी, जो कि अब अबव द स्टेट हैंड होगा। वैसे ही रेजिडरी लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर पावर किसके लेजिस्लेटिव किसके ऊपर है? वो है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन रेजिडरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट्स विच आर ट्रांसफर्ड, राइट, सब्जेक्ट्स ट्रांसफर्ड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मतलब रिसेंटली नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वाज इन 1976, जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वहां पर क्या हुआ था, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स को डाल दिया था। क्या 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 थे वो लोग, क्या क्या थे सब्जेक्ट्स? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आता है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, या फिर वाइस वर्सा पूछ सकते हैं कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू
स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में गए। या फिर पूछ सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स किस लिस्ट से किस लिस्ट की तरफ गए। या फिर ये भी पूछ सकते हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स गए। तो दीज आर दी थिंग्स दैट वी कैन सी, लाइक ये 3-4 क्वेश्चंस है, इस हिसाब से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एंड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ओके, सो इसका भी एक ट्रिक है, आई विल लेट यू नो क्या है इसका ट्रिक, ठीक है, इन दी कमेंट सेक्शन। एंड मैं एक काम करूंगा, शॉर्ट्स में इस ट्रिक को भेज दूंगा, ठीक है, तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी एंड यू विल गेट टू नो, एंड ये रिमेम्बरेंस करने में ईजी होगा। अमेंडमेंट, अ फॉर्मल चेंज टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि एक फॉर्मल चेंज टू लॉ, कॉन्ट्रैक्ट और अ कॉन्स्टिट्यूशन और अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, दैट इज अमेंडमेंट, है ना। अमेंडमेंट करना, किसी चीज को चेंज करना, राइट, किसी लॉ को चेंज करना या फिर कोई नया लॉ लेके आना, या दिस इज हाउ, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। शेड्यूल 8, शेड्यूल 7 पढ़ रहे थे अभी तक हम लोग, लिस्ट 7 का, राइट। अब शेड्यूल 8 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, तो 8 से O ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, ओरिजिनली देयर वर 14 लैंग्वेजेस, टोटल देयर आर कितने लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज थे। फिर अभी क्या हुआ, 22 लैंग्वेजेस स्टार्ट हो गए, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस। प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस, ओके, 22 लैंग्वेजेस। So here is a list of constitutional amendment that added following languages to the list। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, राइट, यू हैव टू लर्न इट। मैं इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये लगभग यूपीएससी ले लो, बीसीएस ले लो, एसएससी ले लो, और एनी काइंड ऑफ एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स तुम ले लो, इवन गवर्नमेंट को छोड़ के बाकी एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। सो just learn it, I will let you know the trick also here how to learn it। So 21st constitutional amendment act of 1967, सिंधी was added, पहले सिंधी added हुआ था, राइट, ये तो याद हो गया नॉर्मली, 21st सिंधी, ओके, सिंधी added। 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, इसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसका ट्रिक है KMN, याद रखना, KMN से, K से कोंकणी, M से मणिपुरी, N से नेपाली, ओके, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ओके, नेपाल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था कि नेपाल इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉट। ओके, सो इट इज एक्चुअली 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू BDSM, ओके, BDSM, बोडो, डोगरी, मैथिली, सैंथली, ओके, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सो याद रखना ट्रिक BDSM करके, ओके। सो या बोर्ड मास या फिर BDSM करके याद रख सकते हो, बोर्ड मास भी सही है, इट्स गुड, ओके। सो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। सो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ओरिया टू उड़िया चेंज हुआ था 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011। इसमें याद रखना, गलती मत करना कि उड़ीसा आया था, ऐसा कुछ नहीं है। ओरिया था पहले ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी उसको ओरिया से ओडिया कर दिया, ठीक है, नेम चेंज हुआ सिर्फ, किससे 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। ओके, नाउ अब आते हैं हम क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। याद रखना, क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड ये जो लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस, देयर इज अ डिफरेंस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको कंफ्यूज कर लेते हैं इससे, बट एक्चुअली इट इज नॉट, ओके, दैट इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट, ओके, दिस इज अ डिफरेंट वन। सो याद रखना, क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया वो था, हमने क्या पढ़ा, वो हमने पढ़ा तुम्हारा ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि शेड्यूल 8 में है, ये भी शेड्यूल 8 में है, बट ये है क्लासिकल लैंग्वेजेस। सो इसका ट्रिक क्या है क्लासिकल लैंग्वेज याद करने का, तू शुरू तो कर मैं आर्या, ओके, तू शुरू तो कर मैं आर्या, याद रखना। तू से तमिल, शुरू से संस्कृत, तो से तेलुगु, कर से कन्नड़ा, मैं से मलयालम, आर्या से ओडिया, ओके, उड़ीसा, आर्या से ओडिया, उड़ीसा, ओके। तू शुरू तो कर मैं आर्या, और प्लस न्यूली एडेड हुए हैं रिसेंटली 2024 में, रिसेंटली है 2 साल पहले, क्या क्या है, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली, ओके, मराठी, पाली, प्राकृत, असमीज, बंगाली। इसके याद करने के लिए बहुत इजी है, लाइक
PM, our PM Modi ji, right? PM is bap of everyone. So this is what people think, and people really are, means they are mad at him. So they consider him as a bap. So PM bap, right? So PM bap, prime minister or bap. Okay. So P से पाली याद रखना, M से मराठी, then B से बंगाली, A से असमीज, P से पाली, ओके, या प्राकृत, दोनों में से एक चूज कर लो, पाली प्राकृत, ओके, PM बाप. तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न द न्यूली एडेड क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया इन 2024. अब हम आते हैं शेड्यूल 9. शेड्यूल 9 जो है प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी सिस्टम. ओके, प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी सिस्टम एडेड थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951. सो शेड्यूल 9 जो है प्रोविजन इसमें है रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स एंड जमींदारी सिस्टम है, ये ऐड हुआ था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951. ये भी ऐसा एक शेड्यूल था जिसमें हिडन बॉक्स था, जिसमें जो भी लॉ जाते थे, जो भी चीजें जाती थी, उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू होता नहीं था. बट देयर इज अ डिबेट अबाउट द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी. वी विल लर्न इट इन द नियर क्लासेस, इन द नियर फ्यूचर क्लासेस. ओके, सो शेड्यूल 10. शेड्यूल 10 क्या कहता है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे MP, डिफरेंट, राघव चड्डा का हमने अभी केस सुना रिसेंटली, राइट? उन्होंने क्या किया, दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, जिस पार्टी के थे, और उस दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लिया, उसी पार्टी को ज्वाइन किया जिस पार्टी को क्रिटिसाइज करके वो उस पार्टी में कहीं ना कहीं वाइस प्रेसिडेंट समथिंग बने थे, बट अफसोस उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया इन्होंने. सो दिस इज ऑल पॉलिटिक्स. सो फॉर देम, जो कि तुम आया राम गया राम ये सब चीजें करते हो, जो डिफेक्शन करते हो, एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल लेना आफ्टर गेटिंग वोट और आफ्टर गेटिंग सपोर्ट, ओके, सो उस चीज को स्टॉप करने के लिए, उस चीज को थोड़ा सा रोकने के लिए शेड्यूल 10 लाया गया. कब लाया गया? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 में. इसमें क्या होता है कि अगर कोई MP या MLA यहाँ से वहाँ दूसरी पार्टी में ज्वाइन करता है, ठीक है, विथ सम सर्टेन कंडीशंस, अगर वो करता है, अगर नहीं करता है उस हिसाब से, तब उस पर डिस्क्वालिफिकेशन का, डिफेक्शन का लांछन लग जाएगा, ठीक है. सो एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लग जाएगा. सो प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, राइट? तो ये शेड्यूल 10 में है. नाउ कम्स शेड्यूल 11th. ओके, प्रोविजंस रिलेटिंग टू पंचायत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992. 29 फंक्शनल मैटर्स, इसमें 29 फंक्शनल मैटर्स हैं. ओके, याद रखना शेड्यूल 11 किसकी बात करता है? पंचायती राज सिस्टम, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, जो कि नरसिम्हा राव जी थे वहाँ उस टाइम पे, एंड टोटल 29 फंक्शनल मैटर्स इसके अंदर है और डील करता है. शेड्यूल 12 आया, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 नरसिम्हा राव के टाइम पे आया था, जो कि म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बात करता है, एंड 18 फंक्शनल मैटर्स है इसमें. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड this is the most important thing that we can learn all the 12 शेड्यूल जितने भी हमने अभी तक पढ़े, वो 12 के 12 शेड्यूल इसमें ट्रिक है जो कि याद करने का बहुत, और मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट. सो लेट अस जस्ट रिवाइज इट इफ यू नो इट. इफ यू डोंट नो देन इट्स गुड दैट यू आर गेटिंग समथिंग न्यू विच इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हर किसी को ये ट्रिक पता है, सो यू शुड ऑल्सो लर्न इट, राइट? सो जो चीज़ एग्जाम में एक मेन चीज़ है कि जो चीज़ सबको पता है वो तो तुम्हें आना ही चाहिए, राइट? दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. और जो चीज़ किसी को नहीं पता है, अगर तुम्हें आता है तो यू आर ना रियली चेरी ऑन द केक, तुम बहुत आगे हो. अगर तुम्हें भी नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि सबको ही नहीं आता है, राइट? सो यू हैव टू बी काम. सो दिस इज व्हाट द सिचुएशन हैपेंस इन द एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम में, ठीक है? जो सबको आता है वो तुमको आना ही चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो मतलब तुम रेस से बाहर. So just learn it, okay, because everyone knows about it. If you don't know, then just learn it, okay? And be with me, okay? I will tell you everything whatever it is needed. So tiers of old PM, okay? Tiers of old PM. T say territory, E say emoluments, A say affirmation and oath,
आर से राज्यसभा सीट एलोकेशन, एस से शेड्यूल एरियाज जो हमने पढ़े थे, राइट, ये कि फिफ्थ शेड्यूल था, है ना, शेड्यूल एरियाज कितने टोटल स्टेट्स थे, टोटल 10 स्टेट्स थे, राइट, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स 10 स्टेट्स थे। और ओ से अदर शेड्यूल एरियाज, ये शेड्यूल ट्राइब्स, ये ट्राइबल एरियाज हैं जो कि एटीएम मनी, है ना, एटीएम में मनी नहीं है ना, मनी वाला हमने पढ़ा था, तो मणिपुर नहीं है, तो एटीएम मनी। एफ से फेडरल प्रोविजंस, है ना, एफ से फेडरल प्रोविजंस जो हमने लिस्ट पढ़े, 3 लिस्ट पढ़े, है ना, क्या क्या लिस्ट पढ़े, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, राइट। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हमने पढ़े, टोटल पहले 14 लैंग्वेजेस थे, अभी 22 लैंग्वेजेस हो गए, राइट। एंड ऑल्सो हमने पढ़े क्लासिकल लैंग्वेजेस, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हमने देखा कि 21st 71st 92nd 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, सिंधी, कोंकणी, मणिपुर, है ना, KMN, BDSM, उड़िया टू उड़िया, ये सब पढ़ा हमने। और इवन हमने क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़े जिसमें तू शुरू तो कर में आर्या करके है ना, और न्यूली एडेड उसमें है PM बाप, हमने पढ़ा। सो दिस इज हाउ हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंप्लीट किया। देन आफ्टर एल से लैंड प्रोविजंस, है ना, लैंड प्रोविजन जो आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में आया था, राइट। डी से डिफेक्शन, जो कि अभी राघव चड्डा से हमें याद आया, है ना, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, है ना, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, डी से, जो कि 10th है शेड्यूल। शेड्यूल 11th में पंचायत राज, है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 29 फंक्शनल एक्ट्स मैटर्स है इसमें, और फिर म्यूनिसिपैलिटीज, इसमें 18 फंक्शनल मैटर्स है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न tiers of old PM. Okay, it's a very simple trick, just learn it and you will get through. Okay, thank you.